मुंबई में रहने वाली धनिका को पहाड़ों पर घूमना बहुत पसंद था। वो हर बार छुट्टियों में माता पिता से पहाड़ों पर घूमने की जिद करती। संयोग से धनिका की शादी ऐसे लड़के से हो जाती है जिसका घर पहाड़ों पर होता है। मम्मी, मेरी कॉलेज की छुट्टियां पड़ रही हैं, चलो ना कहीं पहाड़ों पर घूम आते। धनिका बेटी, अभी 2 महीने पहले तो तू अपनी सहेलियों के साथ मनाली घूमने गई थी। तू अभी पढ़ाई कर ले, तेरी परीक्षाएं होने वाली हैं। तेरी परीक्षा के बाद मैं तुझे पहाड़ों पर जरूर ले चलूंगी। पक्का ले चलूंगी ना? हाँ बाबा, ले चलूंगी। लेकिन इस बार मैं पूरे 10 दिन के लिए पहाड़ों पर जाऊंगी। तुम पापा से कह देना अपने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ले। ठीक है, लेकिन अभी तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ठीक है माँ। लेकिन धनिका का पूरा ध्यान पहाड़ों पर ही था। जैसे तैसे उसने परीक्षा दी और परीक्षा खत्म होते ही वो अपने माता पिता से पहाड़ों पर चलने की जिद करने लगी। पापा चलिए ना, हम पहाड़ों पर घूम आते हैं। मेरा बहुत मन हो रहा है पहाड़ों पर जाने का। धनिका बेटी, मैंने तो पहले ही लेह पर 10 दिनों के लिए रिसॉर्ट बुक कर लिया है। कल ही हमें निकलना है। तू सामान पैक कर ले। ओह पापा, आप कितने अच्छे हैं। ले में 10 दिन का वेकेशन, कितना मजा आएगा। धनिका अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगती है। वो 10 दिन तक पहनने के लिए अलग अलग स्टाइलिश गर्म कपड़े और शूज रख लेती है। दूसरे दिन वो तीनों लेह के लिए रवाना हो जाते हैं। लेह पहुंचते ही उन्हें बहुत कड़ाके की सर्दी लगने लगती है। धनिका के पापा, यहाँ तो बहुत ठंड है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कुल्फी जम जाएगी। जल्दी से रिजॉर्ट में चलिए। ओहो माँ, हम यहाँ ठंड का मजा लेने आए, ठंड तो लगेगी ना। तू ठंड का मजा ले, मुझे बीमार नहीं पड़ना है। मैं तो कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। चिंता मत करो मनोरमा, हम बस रिसॉर्ट पहुंचने ही वाले हैं। वहां कमरे में अंगीठी होगी जिसकी गर्माहट से तुम्हें आराम मिलेगा। थोड़ी देर बाद वो तीनों रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही मनोरमा और निश्चल कमरे के अंदर बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। लेकिन धनिका कमरे से बाहर बर्फबारी का आनंद ले रही होती है। बहुत देर हो गई है, धनिका को अंदर बुला लीजिए। निश्चल धनिका को फोन करके रिजॉर्ट में आने के लिए कहता है। थोड़ी देर में आती हूँ पापा, मैं बर्फ में स्केटिंग कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, तेरी माँ चिंता कर रही है। थोड़ी देर के बाद धनिका रिजॉर्ट में आ जाती है। माँ पापा, बाहर मौसम कितना सुहाना है, दिल करता है यहीं रह जाऊं। शहर की भीड़भाड़ और गाड़ियों के शोर से बिल्कुल अलग यहाँ बहुत शांति है। कुदरत हमारे इतने करीब है और आप लोग यहाँ रजाई में बैठे हैं। चले ना बाहर घूम कर आते हैं। नहीं धनिका, आज बहुत देर हो गई है, रात होने वाली है। हम कल सुबह घूमने चलेंगे। ठीक है पापा। दूसरे दिन वो तीनों घूमने निकलते हैं और वहां के सर्द मौसम का आनंद लेते हैं। 10 दिनों तक धनिका ने पहाड़ों पर खूब मजे किए। 10 दिन बाद वो तीनों वापस लौटकर मुंबई आ गए। धनिका की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी। मनोरमा और निश्चल उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे थे। संयोग से मनोरमा की बहन किशु ने एक लड़के के बारे में बताया जो दार्जिलिंग का रहने वाला था और वहीं जॉब भी करता था। मनोरमा निश्चल को लड़के की तस्वीर दिखाती है। धनिका के पापा, ये राजीव है, सरकारी नौकरी है, दार्जिलिंग में रहता है। मुझे धनिका के लिए ये लड़का पसंद है। आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है कि हमें अपनी राय बनाने से पहले धनिका से पूछ लेना चाहिए। मनोरमा और निश्चल धनिका को सारी बात बताते हैं। ये सुनकर कि लड़का पहाड़ों पर रहता है, धनिका शादी के लिए तुरंत हाँ कर देती है। पहाड़ों में ससुराल, कितना मजा आएगा। माँ, चारों तरफ हरियाली होगी, बर्फबारी होगी, सड़क पर बर्फ की चादरें बिछी होंगी। हाय, पेड़ों की पत्तियां बर्फ से ढकी होंगी। कितना सुहाना मौसम होगा। माँ पापा, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। धनिका के हाँ कहते ही मनोरमा और निश्चल रिश्ते की बात करने दूसरे दिन दार्जिलिंग जाते हैं। लड़के वाले भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ ही दिनों में धनिका की शादी राजीव के साथ हो जाती है। शादी के बाद धनिका ससुराल आती है। कुछ दिनों तक तो उसे बहुत आनंद आता है, लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, ठंड के मारे धनिका की हालत खराब होने लगती है। माँ जी, पानी बहुत ठंडा है। इतने ठंडे पानी से मैंने कभी बर्तन नहीं धोए। क्यों ना हम एक काम वाली रख लें? कम से कम बर्तन धोने और पोछा लगाने से तो आराम मिलेगा। धनिका बहू, पहाड़ों पर काम वाली नहीं मिलती। यहाँ सबको अपने घर का काम खुद ही करना पड़ता है। तू बर्तन धोने के लिए पानी गर्म कर ले। ठीक है माँ जी। पानी बर्फ की तरह ठंडा था जिसे गर्म करने में काफी वक्त लग जाता था, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। धनिका पानी गर्म करके घर के काम कर रही थी, तभी उसकी सास रजनी ने कहा, धनिका बहू, घर के काम हो गए हो तो जल्दी से हमें काढ़ा बना कर दे दे। कैसा काढ़ा माँ जी? मैं चाय बना देती हूँ। चाय बाद में बना देना, पहले तू काढ़ा बना दे। यहाँ ठंड से बचने के लिए हम लोग स्पेशल काढ़ा बनाते हैं जो पहाड़ों पर ही बनाई जाती है। ये काढ़ा हमें सर्दियों से बचाता है। रजनी धनिका को काढ़ा बनाना बताती है, जिसके बाद धनिका सास ससुर के लिए काढ़ा बनाती है और उन्हें पीने के लिए देती है। इसके बाद वो घर के दूसरे काम में लग जाती है। काम खत्म होने के बाद
कितनी ठंड हो रही है, नहाने की हिम्मत नहीं हो रही। ऐसा करती हूँ आज रहने देती हूँ, कल नहा लूंगी। बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। धनिका आराम करने जा ही रही थी कि उसकी सास ने आवाज दी, बहू हमारी चाय नहीं आई। जी माँ जी, अभी लाई। धनिका सास ससुर को चाय बना कर देती है। बहू, मैंने कहा था ना कि ठंड से बचने के लिए हमें हर 1 घंटे पर कुछ ना कुछ गर्म पीना पड़ता है। तू भी 1 कप चाय पी ले और 1 घंटे बाद हमारे लिए कॉफी बना देना। ठीक है माँ जी। धनिका 1 घंटे बाद सास ससुर को कॉफी बना कर देती है। धनिका बहू, शाम को हमारे लिए गरम गरम सूप बना देना। हरी सब्जियों का सूप पीने से खून की कमी नहीं होती और शरीर में गर्माहट बनी रहती है। ठीक है पिताजी। थोड़ी देर में खाने का वक्त हो जाता है और धनिका सबको खाना खिलाती है। खाने के बाद थकी हारी धनिका बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है। 1 घंटे बाद ही रजनी उसे जगा देती है। धनिका बहू, तू यहाँ कमरे में सो रही है, हम तो गर्मा गर्म सूप की राह देख रहे थे। सॉरी माँ जी, मुझे नींद आ गई थी, मैं अभी सूप बना देती हूँ। धनिका किचन में जाकर सूप बनाने लगती है। यार, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। पहाड़ों पर शादी करके गलती कर दी। सोचा था बर्फ की वादियों में पति के साथ रोमांस करूंगी, लेकिन राजीव को तो ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं है और मुझे घर के काम से। वो सूप बनाकर सास ससुर को देती है, जिसके बाद जब वो किचन में आती है, उफ, किचन में जूठे बर्तनों का अंबार लगा है, जिसमें से खाने के बर्तन कम, चाय कॉफी काढ़ा और सूप के बर्तन ज्यादा हैं। वो पानी गर्म करके बर्तनों को धोने लगती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। ठंड बढ़ती जा रही थी। कई दिनों से सूरज भी नहीं निकला था, मानो दिन होता ही नहीं हो। ठंड के कारण धनिका के हाथ पैर नीले पड़ गए थे। एक रात जब धनिका और राजीव सोने के लिए कमरे में गए तो रजनी कमरे में आती है। धनिका बहू, ये ले रजाइयां, इन्हें ओढ़कर सोना। लेकिन माँ जी, हमारे पास तो पहले से एक रजाई है, आप 2 रजाई और क्यों ले आई? धनिका, ये जनवरी का महीना है, जैसे जैसे रात गहरी होगी ठंड बढ़ती जाएगी। ठंड से बचने के लिए हमें 3-3 रजाइयां ओढ़नी पड़ती हैं। 3-3 रजाइयों के बोझ तले दबकर मेरी जान न निकल जाए। अगर 3-3 रजाइयां नहीं ओढ़ी तो ठंड से तुम्हारी जान निकल जाएगी। धनिका को 3-3 रजाइयां ओढ़कर सोना पड़ता है। आधी रात होते ही ठंड बहुत बढ़ जाती है। माँ जी ने ठीक कहा था, 3-3 रजाइयां नहीं ओढ़ी तो ठंड से मर जाऊंगी। इधर धनिका के माता पिता को उसकी याद आ रही थी। मनोरमा, बहुत दिनों से धनिका से बात नहीं हुई, जरा उससे फोन करके उसका हालचाल तो पूछो। मजे में होगी, पहाड़ों में ससुराल मिला है, बर्फ में खेल रही होगी। मनोरमा धनिका को फोन करती है। धनिका बेटी, कैसी है तू? पहाड़ों पर मजा तो आ रहा है ना? कहाँ माँ, 10 दिन के लिए रिजॉर्ट में रहकर पहाड़ों पर घूमना और पहाड़ों में ससुराल होने में बहुत फर्क है। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, जिससे बचने के लिए मुझे हर 1 घंटे पर चाय कॉफी काढ़ा और सूप बनाना पड़ता है। ढेर सारे बर्तन धोने पड़ते हैं। रात को 3-3 रजाई ओढ़कर सोना पड़ता है। नहाने से पहले कई बार सोचती हूँ, हिम्मत ही नहीं होती। माँ, पहाड़ों पर घूमना तक तो ठीक था, पर पहाड़ों पर ससुराल नहीं होनी चाहिए। धनिका बेटी, तू चिंता मत कर, मैं तेरी सास से बात करके कुछ दिनों के लिए तुझे मुंबई बुला लूंगी। कुछ दिनों से क्या होगा माँ, अब तो मुझे सारी जिंदगी यही रहना है। काश राजीव का तबादला हो जाता। अब हम कर भी क्या सकते हैं बेटी, अब तो तेरा ससुराल पहाड़ों पर है तो तुझे रहना ही होगा। लेकिन उस दिन जैसे भगवान ने धनिका की सुन ली। शाम को जब राजीव ऑफिस से घर लौटा तो उसने ऐसी बात बताई जिसे सुनकर धनिका की जान में जान आई। माँ, पिताजी, मेरा तबादला हो गया है। 15 दिन के अंदर मुझे दिल्ली जाना होगा। अगले हफ्ते मैं और धनिका दिल्ली चले जाएंगे। ये तो अच्छी बात है बेटा, वरना यहाँ ठंड के कारण बहू की हालत बिगड़ जाती। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। जी पिताजी। ये खबर सुनकर धनिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फोन करके अपने माता पिता को ये खुशखबरी दी। दूसरे दिन से वो दिल्ली जाने की तैयारी करने लगी। सारे सामान पैक करके तैयार कर लिए। अगले हफ्ते राजीव और धनिका दिल्ली आ गए और रहने के लिए किराए का घर ढूंढ लिया। माना कि दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन पहाड़ों की ठंड ने तो हालत ही बुरी कर दी थी। धनिका ने अब काम करने के लिए कामवाली रख ली। उसे हर 1 घंटे पर चाय कॉफी और काढ़ा बनाने से भी फुर्सत मिल गई थी। अशोक और ललिता कड़ी मेहनत कर रहे थे ताकि सुहानी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, उनकी तरह गरीब ना रह जाए। लेकिन सुहानी अपनी अमीर सहेलियों के पैसों की चकाचौंध में रहती। दोनों इस बात से चिंतित थे कि कहीं सुहानी अपनी अमीर सहेलियों के कारण पढ़ाई में पिछड़ न जाए। अशोक गलियों में घूम घूम कर सब्जी बेचा करता और ललिता दूसरों के घरों में जूठे बर्तन धोया करती। तब कहीं जाकर दोनों सुहानी के स्कूल की फीस जुटा पाते। सुहानी शहर के कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं की छात्रा थी। एक दिन जब वो स्कूल से घर लौटी, माँ, मेरी सारी सहेलियों ने नए जूते खरीदे हैं, मुझे भी नए जूते चाहिए। लेकिन सुहानी बेटी, तेरे जूते तो अभी बिल्कुल ठीक है, जब ये फट जाएंगे तो तुझे नए जूते दिला दूंगी। नहीं माँ,
मेरी सहेलियां हर 6 महीने में नए जूते ले लेती हैं और पुराने जूते गरीबों को दे देती हैं। सुहानी बेटी, हम तेरी सहेलियों के माता पिता की तरह अमीर नहीं हैं। हम तुझे हर 6 महीने में नए जूते नहीं दिला सकते बेटा। सुहानी कुछ नहीं कहती है, लेकिन दूसरे दिन वो नए जूते पहनकर घर आती है। बेटी, ये तो नए जूते हैं, तेरे पास कहाँ से आए? ये मेरी सहेली नीता ने मुझे दिया है। लेकिन बेटा, इस तरह किसी से कुछ लेना अच्छी बात नहीं है। माँ, इसके बदले में मैं नीता को अपने नोट्स तैयार करके दे दूंगी, जिससे वो परीक्षा में पास हो जाएगी। अशोक और ललिता को समझते देर नहीं लगी कि सुहानी की सहेलियां उसका फायदा उठा रही हैं। एक दिन, माँ बाबा, कल मेरा बर्थडे है, मेरी सहेलियों ने पार्टी देने को कहा है। सुहानी बेटी, तू अपनी सहेलियों को शाम को घर पर बुला ले, मैं उनके लिए छोले भटूरे बना दूंगी। नहीं माँ, मेरी सहेलियों ने मॉल में पार्टी देने को कहा है, वहाँ बच्चों के खेलने और खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। मेरी सहेलियां नीता और जीवा हर साल अपना अपना बर्थडे मॉल में ही मनाती हैं। इस बार मैं भी अपना बर्थडे मॉल में मनाऊंगी। सुहानी बेटी, मॉल में पार्टी करना हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तू तो जानती है बेटी कि मैं और तेरी माँ इतनी मेहनत करने के बाद भी तेरे स्कूल की फीस मुश्किल से जुटा पाते हैं। तेरी सहेलियां अमीर हैं, लेकिन हम नहीं बेटा। लेकिन बाबा, अगर मैंने इस बार अपना बर्थडे मॉल में नहीं मनाया तो मेरी सहेलियां मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगी। बेटी, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, सहेलियों के चक्कर में समय मत बर्बाद कर। हम तेरा बर्थडे घर पर ही मनाएंगे, सहेलियों को यहीं बुला लेना। माता पिता की बात सुनकर सुहानी गुस्से में अपना स्कूल बैग जमीन पर पटक देती है और रोने लगती है। अशोक और ललिता के लाख मनाने पर भी उसने खाना नहीं खाया। अशोक ने भी सख्त लहजे में कह दिया, देख सुहानी, हम तेरी हर बात नहीं मान सकते। कभी तू नए जूतों की डिमांड करती है तो कभी नए स्कूल बैग की। आज तो तूने हद कर दी। तुझे खाना नहीं खाना है तो मत खा, लेकिन हम तेरी ये जिद पूरी नहीं कर सकते। थोड़ी देर के बाद दोनों काम पर निकल गए। भूख लगी तो सुहानी ने खुद ही खाना लेकर खा लिया। दूसरे दिन जब स्कूल में उसकी अमीर सहेलियों ने उससे पूछा, सुहानी, आज शाम कौन से मॉल में पार्टी दे रही है? मैंने तो पार्टी में पहनने के लिए नए कपड़े भी ले लिए हैं। माँ बाबा ने मॉल में पार्टी देने से मना कर दिया है। उन्होंने तुम दोनों को घर पर ही बुलाया है। क्या? घर पर? ठीक है, हम तेरे घर आ जाएंगे। हमें पता था तू मॉल में पार्टी नहीं देगी। शाम को नीता और जीवा दोनों सुहानी के घर आती हैं। सुहानी देखती है कि दोनों ने नए कपड़े पहने हुए थे, लेकिन सुहानी पुराने कपड़ों में थी। क्या सुहानी, तूने कपड़े नहीं बदले? नहीं। लेकिन क्यों? जा जाकर नए कपड़े पहन ले। मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। बाबा मेरे लिए नए कपड़े लेकर नहीं आए। लेकिन तेरे माँ बाबा हैं कहाँ? आते ही होंगे दोनों, मेरे लिए केक और नए कपड़े भी लाएंगे। तभी अशोक और ललिता दोनों घर आ जाते हैं। सुहानी बेटी, देख मैं तेरे लिए केक लाया हूँ। हम सब मिलकर तेरा बर्थडे मनाएंगे। मैं खाने की तैयारी करती हूँ। बाबा, आप मेरे लिए नए कपड़े नहीं लाए? नहीं बेटी, पिछले साल तुझे नए कपड़े दिलाए थे ना, वही पहन ले और जल्दी से तैयार हो जा। लेकिन बाबा, वो कपड़े तो पुराने हो गए हैं। मेरी सहेलियों ने मेरे बर्थडे पर खुद पहनने के लिए नए कपड़े लिए हैं। मैं मेरे बर्थडे पर पुराने कपड़े नहीं पहनूंगी। सुहानी बेटी, हमारे पास इतने पैसे होते तो हम तेरे लिए नए कपड़े जरूर ले लेते। बेटी, आज के दिन गुस्सा नहीं करते, तैयार हो जा, केक काटना है ना। सुहानी उदास मन से तैयार होकर आती है और सब उसका बर्थडे मनाते हैं। दूसरे दिन सुहानी की सहेलियों ने स्कूल में उसका बहुत मजाक उड़ाया। सुहानी, तू हमसे कह देती, हम तेरे लिए नए कपड़े ले आते। कम से कम तुझे पुराने कपड़ों में बर्थडे तो नहीं मनाना पड़ता। अच्छा ये बता कि तेरे माँ बाबा ने तुझे क्या गिफ्ट दिया? मेरे पापा ने तो मुझे आईफोन गिफ्ट किया था। तेरे बाबा ने तुझे आईफोन ना सही, सस्ता सा स्मार्टफोन तो दे ही दिया होगा। नहीं, मेरे माँ बाबा ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। क्या? ये तो गलत है। ये कैसा बर्थडे है, ना नए कपड़े ना कोई गिफ्ट। सहेलियों की बातों ने सुहानी का दिमाग और खराब कर दिया था। वो घर जाकर माँ बाबा से स्मार्टफोन की डिमांड करने लगी। सुहानी, हम रोज तेरी नई नई डिमांड से परेशान हो चुके हैं। हम तुझे स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, इसलिए नहीं कि तू रोज रोज सिर्फ पैसे खर्च करने की बात करे। हम तेरी सहेलियों की तरह अमीर नहीं है। हमने तेरा एडमिशन बड़े स्कूल में इसलिए करवाया कि तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन तेरा ध्यान पढ़ाई पर है ही नहीं। बेहतर होगा कि तू अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा। माँ की डांट सुनकर सुहानी चुप तो हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो माँ बाबा से कटी कटी रहने लगी। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। सुहानी की माँ, हमारी सुहानी चुप चुप रहने लगी है। वो हमसे बात ही नहीं करती। मैं जानती हूँ, हम उसकी अमीर सहेलियों की तरह उसकी डिमांड नहीं पूरी कर पाते हैं, इसलिए वो हमें अपना दुश्मन समझने लगी है। मैं सुहानी को मना लूंगा। आज मैं उसे स्कूल से लाने जाऊंगा। तुम तैयार रहना। सुहानी के स्कूल से लौटने के बाद हम तीनों फिल्म देखने जाएंगे और खाना भी बाहर खाएंगे।
उस दिन अशोक सुहानी को लेने के लिए स्कूल जाता है, लेकिन सुहानी उसे वहां नहीं मिलती है। अरे, स्कूल की छुट्टी हो गई, सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए, लेकिन सुहानी कहीं नजर नहीं आई। न जाने कहाँ चली गई। सुहानी को स्कूल में ना पाकर वो परेशान हो जाता है। तभी स्कूल के बाहर एक गाड़ी रुकती है, जिसमें से सुहानी और उसकी अमीर सहेलियां नीता और जीवा बाहर निकलती हैं। अशोक को वहां देखकर सुहानी घबरा जाती है। बाबा आप? सुहानी बेटी, तुम स्कूल छोड़कर कहाँ गई थी? वो बाबा मैं वो। सुहानी, तू अपने बाबा से कितना डरती है? इन्हें बता क्यों नहीं देती कि तू हमारे साथ फिल्म देखने गई थी? क्या तू स्कूल छोड़कर फिल्म देखने गई थी? तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई बाबा? आप कभी मुझे फिल्म दिखाने नहीं ले जाते। मेरी सहेलियों ने मुझे फिल्म दिखाई तो क्या हो गया, लेकिन आज आप यहाँ कैसे? मैंने और तेरी माँ ने आज तुझे फिल्म दिखाने और बाहर खिलाने का प्लान किया था, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। अशोक सुहानी को लेकर घर आ जाता है और ललिता को सारी बात बताता है। इससे पहले कि हमारी बेटी हमारे हाथ से निकल जाए, हमें उसे सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक उपाय है। वो क्या? सुहानी को सही रास्ते पर लाने के लिए हमें उसे उसकी जिम्मेदारियों से सामना करवाना होगा। लेकिन सुहानी अभी बहुत छोटी है, हम उस पर जिम्मेदारियों का बोझ कैसे डाल सकते हैं? बस कुछ दिनों की बात है, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। दूसरे दिन जब सुहानी स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तो ललिता अब तक सो रही थी। माँ, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, आज लंच नहीं दोगी क्या? सुहानी बेटी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत कमजोरी लग रही है, उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। आज तू खुद खाना बना ले और बाबा को भी खिला देना। ठीक है माँ। जरा जल्दी कर बेटी, आज तुझे मेरी जगह काम पर भी जाना होगा। क्या? तुम्हारी जगह काम पर मुझे जाना होगा? हाँ बेटी, नहीं तो मालकिन बहुत नाराज होंगी। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो चली जाऊंगी। सुहानी ने उस दिन खाना बनाया, माँ बाबा को खाना खिलाकर काम पर चली गई। वहां उसे दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने के साथ साथ बर्तन धोने पड़े। दूसरे दिन भी ललिता बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर से नहीं उठी। उस दिन भी सुहानी को काम पर जाना पड़ा। एक एक करके 7 दिन बीत गए, लेकिन ललिता बिस्तर से नहीं उठी। सुहानी लगातार काम पर जाती रही। 8वें दिन, माँ आज मुझे मालकिन ने पगार दी है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। नहीं बेटी, मैं घर पर ही ठीक हो जाऊंगी। नहीं माँ, तुम घर पर ठीक नहीं हो पाओगी। जब तक तुम ठीक नहीं होगी मुझे काम पर जाना पड़ेगा और मुझे ये काम नहीं पसंद। मैं तुम्हें भी ये काम नहीं करने दूंगी, लेकिन अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। तुम इसी तरह बीमार रही तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। सुहानी बेटी, तू आज से काम पर मत जा, तू स्कूल जाने की तैयारी कर। लेकिन माँ, तुम्हारी तबीयत खराब है, काम पर कौन जाएगा? सुहानी बेटी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने ये सब तुझे ये समझाने के लिए किया था कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। अगर तूने पढ़ाई नहीं की तो कल को तुझे भी यही काम करना पड़ेगा जो मैं कर रही हूँ। बेटी, तू अपनी अमीर सहेलियों के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रही है। हम लोग पैसे वाले नहीं हैं, इसीलिए तुझे एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। मैं सब समझ गई माँ, मैं रास्ता भटक गई थी, मुझे माफ कर दो। अब मैं अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाऊंगी। तूने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। तू स्कूल के लिए तैयार हो जा, मैं लंच तैयार करती हूँ। सुहानी बेटी, तेरे स्कूल से लौटने के बाद हम सब बाहर घूमने चलेंगे, अच्छा? ठीक है बाबा, मैं स्कूल के लिए तैयार होती हूँ और आप लोगों से वादा करती हूँ कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। उस दिन के बाद से सुहानी ने अपनी अमीर सहेलियों की बातों में आना छोड़ दिया और पढ़ाई में मन लगाने लगी।